सुहानी के गले लगने से युवराज कुछ शांत होने लगता है। उसके दिल की धड़कन जो गुस्से की वजह से बहुत तेज चल रही थी वो नॉर्मल होने लगती है। युवराज हैरान रह जाता है और अपने मन में कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले मेरी शक्तियां जो मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई थी वो सुहानी के करीब आते ही शांत कैसे हो गईं? क्या युवराज को रोककर सुहानी ने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली है? क्या इस बार युवराज सुहानी को चोट पहुंचाएगा? युवराज हैरान था। अब उसे हॉस्पिटल वाला इंसिडेंट याद आ रहा था। उस वक्त भी सुहानी के करीब जाते ही युवराज शांत हो गया था। युवराज को पता ही नहीं चला कि कब उसने सुहानी को अपनी बाहों में समेट लिया था। सुहानी को अपनी बाहों में लिए वो यही सब सोच रहा था। तभी उसे अपनी शर्ट पर कुछ नमी का एहसास होता है। युवराज को समझने में देर नहीं लगती कि ये नमी सुहानी के आंसुओं की है। वो फौरन सुहानी को खुद से अलग करता है। युवराज देखता है कि सुहानी अपना सर नीचे किए वहां खड़ी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। युवराज सुहानी को इस तरह से देखकर परेशान हो जाता है। वो सुहानी का हाथ पकड़कर उसे बेड के पास ले जाकर बैठा देता है और उसके पास एक चेयर लगाकर उसमें खुद बैठ जाता है। सुहानी की नजरें अब भी झुकी हुई थीं। वो उसे देख ही नहीं रही थी। युवराज सुहानी से कहता है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सुहानी युवराज के सवाल का कोई जवाब नहीं देती, बस अपनी नम आंखें झुकाए हुए बैठी रहती है। सुहानी को खामोश देखकर युवराज अपना चेहरा उसके और करीब ले जाता है और थोड़ी झिझक के साथ धीरे धीरे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। लेकिन सुहानी तक पहुंचने से पहले ही उसके हाथ रुक जाते हैं। युवराज सुहानी से कहता है, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। सुहानी अपनी नजरें उठाती है और नम आंखों से युवराज को देखते हुए कहती है, क्या आपके पास सिर्फ 5 महीने हैं? ये सुनकर युवराज अवाक रह जाता है। उसे दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि सुहानी को ये बात पता चल सकती है। युवराज अपने चेहरे पर बिना कोई भाव लिए कहता है, ये तुमसे किसने कहा? सुहानी जवाब देती है, समायरा ने। युवराज बिना कुछ कहे वहां से उठता है और उस कमरे से बाहर जाने लगता है। सुहानी फिर से युवराज का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, आपको मेरे सवाल का जवाब देना होगा। युवराज खुद को मजबूत करके कहता है, हाँ, समायरा ने सच कहा था। अगर हम उस साए को आने वाले 5 महीनों में नहीं रोक पाए तो वो मुझे खत्म कर देगा। युवराज के मुंह से भी वही बात सुनकर सुहानी का दिल बैठ जाता है और उसकी आंखें फिर से भर आती हैं। वो आगे कहती है, वो साया आपको नहीं मार सकता, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। सुहानी की यह हालत देखकर युवराज का भी दिल भर आता है। युवराज का मन कर रहा था कि वो सुहानी को फिर से गले से लगा ले, लेकिन इस बार वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। युवराज सुहानी को कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था और ना ही उसे फ्यूचर का कोई सपना दिखाना चाहता था। उसको खुद ही नहीं पता था कि उसके पास कितना वक्त बचा है। यही एक वजह थी कि युवराज चाहकर भी न सुहानी के करीब जा पा रहा था और ना ही उससे अपने दिल की बात कह पा रहा था। वो जानता था कि सुहानी उससे बहुत प्यार करती है और अगर उसे युवराज की फीलिंग्स के बारे में भी पता चल गया तो वो युवराज से और भी ज्यादा अटैच हो जाएगी और फिर अगर कल युवराज को कुछ हो जाता है तो सुहानी ये सब सह नहीं पाएगी। इसीलिए युवराज सुहानी से दूर रहना ही सही समझता है। वो अपना हाथ सुहानी से छुड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है और सुहानी वहीं खड़ी रहती है। सुहानी के कमरे से बाहर जाकर युवराज अपने स्टडी रूम में चला जाता है और वहां रॉबिन से घर और घर के मेंबर्स की सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करने लगता है। इसी दौरान रॉबिन युवराज से कहता है, युवराज सर, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। युवराज सीरियस टोन में कहता है, क्या? रॉबिन कहता है, आखिर वो कटार उस कमरे से कहाँ चली गई? उसे तो वहीं होना चाहिए था ना, जहां आप पर अटैक हुआ था। हमारे वहां से जाने के बाद आखिर कौन उस कटार को वहां से ले गया? युवराज के मन में भी काफी देर से यही सवाल चल रहा था।
लेकिन वो रिलैक्स होकर कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। रॉबिन उस बात को छोड़ देता है और थोड़ा नर्वस होकर आगे कहता है, युवराज सर, आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? युवराज उस फाइल पर नजर टिकाए हुए कहता है, रॉबिन क्यूरियस होकर कहता है, सर, आपको कैसे पता चला कि सुहानी मैडम कहाँ है? आप उन तक कैसे पहुंचे, जबकि किडनैपर ने तो हमें कोई कॉल भी नहीं किया था और ना ही हमारे पास कोई क्लू था? युवराज इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। युवराज को शांत देखकर रॉबिन समझ जाता है कि उसे अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला है। वो युवराज को विश करके वहां से चला जाता है। रॉबिन के स्टडी रूम से बाहर जाते ही युवराज अपने हाथ में रखी फाइल बंद कर देता है। वो रॉबिन के सवाल के बारे में सोचते हुए अपना सर चेयर के पीछे की तरफ टिका देता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही युवराज उस पल में चला जाता है जब उसे सुहानी के किडनैप होने के बारे में पता चला था और वो परेशान होकर अपने कमरे में आ गया था। फ्लैशबैक। युवराज बहुत गुस्से में अपने कमरे के अंदर आता है और चीजों को तोड़ने लगता है। युवराज अपने बेड पर बैठ जाता है और अपने जूते उतारकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ जोर से फेंक देता है। इससे ड्रेसिंग में लगा मिरर टूट जाता है। मिरर के टूटते ही युवराज की नजर उस पर पड़ती है। वो एक बार मिरर को देखता है और एक बार अपने जूते को। तभी युवराज को कुछ याद आता है और वो अपना लैपटॉप ऑन करके उसमें उस दिन का सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। युवराज देखता है कि सुहानी उसके घर से बाहर जा रही है। युवराज उसके पैर को जूम करके देखता है। सुहानी के पैरों को देखते ही युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। सुहानी ने वही सैंडल पहना हुआ था जो युवराज ने उसे दिया था। वो एक कस्टमाइज सैंडल था जिसमें युवराज ने एक ट्रैकिंग डिवाइस फिट करवाया था। युवराज को पहले से अंदाजा था कि कभी ना कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है। सुहानी की सैंडल पर ट्रैकिंग डिवाइस की हेल्प से ही वो सुहानी तक पहुंच पाया था। युवराज ये बात रॉबिन को नहीं बताना चाहता था, इसीलिए रॉबिन के सवाल करने पर वो खामोश था। इधर निशा और विवेक सुहानी को ढूंढते हुए उसके कमरे में आ जाते हैं। कमरे के अंदर आते ही वो देखते हैं कि सुहानी जमीन पर बैठी रो रही है। वो दोनों घबराकर उसके पास जाते हैं। निशा उसके कंधे पर हाथ रखकर घबराते हुए कहती है, क्या हुआ सुहानी, तू रो क्यों रही है? सुहानी रोते हुए कहती है, युवराज सर की जान खतरे में है। वो सब उनके पीछे पड़े हुए हैं। हमारे पास बस 5 महीने हैं। विवेक और निशा को सुहानी की एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। विवेक उसके पास बैठकर उसे समझाते हुए कहता है, सुहानी, तुम क्या बोल रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज शांत हो जाओ और हमें आराम से बताओ। सुहानी खुद को शांत करते हुए निशा और विवेक को देखकर कहती है, वो साया 5 महीने बाद उस श्रापित इंसान को मारकर उसकी सारी शक्तियां उससे ले लेगा और हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। सुहानी की बात सुनकर विवेक को काफी कुछ समझ आ जाता है, लेकिन निशा कंफ्यूज होकर कहती है, अरे अगर वो साया उस श्रापित इंसान को मार देगा तो युवराज सर की जान कैसे खतरे में है? निशा के ऐसा कहते ही विवेक सीरियस हो जाता है और सुहानी को देखने लगता है, जैसे उसे पता हो कि सुहानी आगे क्या कहने वाली है। सुहानी रोते हुए कहती है, क्योंकि वो श्रापित इंसान और कोई नहीं बल्कि युवराज सर है। सुहानी की ये बात सुनकर निशा जोर से चीख पड़ती है, क्या? वो हैरान हो जाती है। सुहानी उसे देखते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। विवेक भी हैरानी से सुहानी को देखने लगता है। इसके बाद सुहानी निशा और विवेक को हर वो बात बताती है जो इतने महीनों से उसने उन दोनों से छुपा कर रखी थी। एक एक बात सुनते हुए निशा और विवेक की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। सारी बातें जानकर विवेक अपनी जगह से उठ जाता है और कमरे के अंदर वॉक करते हुए कहता है, मतलब वो साया, पद्मिनी सिंघानिया, समायरा और समायरा की मां रक्षा, ये सब युवराज सर की शक्तियों के पीछे पड़े हैं और सब युवराज सर को मारना चाहते हैं। सुहानी विवेक की बात से थोड़ी असहमत होकर कहती है,
पद्मिनी सिंघानिया युवराज सर से क्या चाहती है ये मैं नहीं जानती, लेकिन वो युवराज सर को जरूर चाहती है, तभी उसने मुझे उनसे दूर रहने की धमकी दी थी। और बाकी के लोग हाँ, वो सब सालों से युवराज सर की शक्तियों के लिए उनके पीछे पड़े हैं। सुहानी के ऐसा कहने पर निशा अजीब सा मुंह बनाते हुए कहती है, सुहानी, इसका मतलब तू युवराज सर की लाइफ में आने वाली पहली लड़की नहीं है, तुझसे पहले ही ये सब लाइन में लगी हैं। निशा की बात सुनकर सुहानी उसे गुस्से से देखने लगती है। विवेक निशा की साइड लेते हुए कहता है, यार सुहानी, निशा इस बार गलत नहीं कह रही है। सलमान खान के पीछे इतनी लड़कियां नहीं पड़ी होंगी जितनी हमारे युवराज सर के पीछे ये आत्माएं, डायन और चुड़ैलें पड़ी हैं। विवेक कुछ सोचते हुए आगे कहता है, अब उन्हें बचाने का एक ही तरीका है, जल्दी से तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए और हमें पता चले कि उस मनहूस साए को कैसे रोका जा सकता है। सुहानी खुद पर गुस्सा करते हुए कहती है, पता नहीं मुझे कब सब कुछ याद आएगा। अभी तो हम ये तक नहीं जानते कि वो साया आखिर किसकी आत्मा है। सुहानी के ऐसा कहते ही निशा और विवेक संजीदगी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। विवेक सुहानी से कहता है, अगर सब कुछ सही रहा तो हमें कल पता चल जाएगा कि वो साया किसकी आत्मा है। विवेक की बात सुनकर सुहानी चौंक जाती है और कहती है, पता चल जाएगा, लेकिन कैसे? विवेक कहता है, तुम्हें याद है कुछ दिनों पहले हम उस साए के बारे में पता करने के लिए उस विशिंग वेल पर लिखी गई बुक्स ढूंढ रहे थे? सुहानी उस वक्त को याद करते हुए कहती है, हाँ। विवेक आगे कहता है, मुझे वो किताब मिल गई है। ये सुनकर सुहानी विवेक को घूरने लगती है, जैसे उसे विवेक की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है। विवेक आगे कहता है, जब रघु अंकल से मुझे पता चला कि पापा भी उस साए को खत्म करने की कोशिश करने वालों में शामिल थे, तो मैं अपने घर गया और वहाँ पापा के सभी सामान की तलाशी लेने लगा। वहाँ मुझे उनकी एक पर्सनल डायरी मिली, जिससे मुझे पता चला कि पापा को भी विशिंग वेल से जुड़ी किसी किताब के बारे में पता चला था। उन्होंने उस डायरी में उस आदमी का एड्रेस लिखा था जिसके पास वो किताब थी। फिर उस एड्रेस से मैं उस आदमी तक पहुंचा। उस आदमी ने वो किताब ढूंढने के लिए मुझसे कुछ वक्त मांगा था। आज जब हम अक्षय सर के साथ घर वापस आ रहे थे तो मुझे उसी आदमी का कॉल आया था। उसने मुझसे कहा कि उसे वो बुक मिल गई है और कल तक वो किताब हमारे हाथों में होगी। क्या सुहानी और उसके दोस्त जान पाएंगे कि वो साया आखिर किसकी आत्मा है? क्या वो किताब 200 साल पुराना राज खोल पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और साया अ कर्स्ड लव स्टोरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।